नमस्कार। भारतीय कानून में चेक बाउंस पर आधारित इस वीडियो में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चेक बाउंस की प्रक्रिया क्या होती है और चेक बाउंस होने पर आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से हम ये भी जानेंगे कि चेक बाउंस होने पर आपको क्या करना चाहिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि चेक बाउंस होने पर इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेक बाउंस होता क्या है, तो जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, चेक बाउंस उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आप कोई अपना चेक बैंक में डालते हैं और वो किसी भी रीजन से आपको पैसे नहीं देते और वो चेक आपका वापस दे देते हैं। उसके पीछे रीज़न कोई भी हो सकते हैं। जैसे पहला रीज़न उसमें ये हो सकता है कि सिग्नेचर मिसमैच हो गए हों। दूसरा रीज़न उसमें ये हो सकता है कि जिसने आपको चेक दिया है उस चेक के उस आदमी के अकाउंट में पेमेंट ना हो, पैसे ना हो और उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि डबल इंक का उपयोग कर दिया हो या डबल पेन चला दिया हो, जैसे कि चेक भरते समय दूसरी इंक है और चेक में सिग्नेचर करते समय दूसरी इंक है। तो ऐसी सूरत में भी चेक बाउंस हो जाता है और आपको पेमेंट नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर को ढूंढना है जो इस प्रकार के केसेस को करते हैं। सेक्शन 138 के तहत अगर आपका चेक बाउंस होता है तो केस करने पर आप जिसने आपको चेक दिया है उसके अगेंस्ट में अगर आप केस करते हैं तो उसके अगेंस्ट में 2 साल की उसको कारावास हो सकता है। साथ में जो चेक का अमाउंट है वो डबल आपको कोर्ट दिलवाता है। ये उसको पनिशमेंट हो सकती है या फिर कारावास भी हो सकता है और चेक अमाउंट का डबल तक भी उसको आपको दिलवाया जा सकता है उस व्यक्ति से जिसने आपको चेक दिया है। अब इसमें दूसरा पहलू ये है कि किन शर्तों पर आपको खरा उतरना है और चेक डालना कब है जो उसने आपको दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि 2-3 चीज़ें जो होती हैं जिससे चेक की वैलिडिटी निर्धारित होती है कि चेक वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप इस फ्लो चार्ट से देख रहे हैं कि सबसे पहले ऋण जो लिया गया है वो ऋण वैलिड हो, यानी जिसने आपको ऋण दिया है वो वैलिड ऋण हो और वैलिड ऋण के तहत ही उसने आपको चेक दिया हो। दूसरी बात, उस ऋण को चुकाने के लिए ही उसने आपको चेक दिया हो, इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए चेक उसने आपको ना दिया हो। तीसरी बात, जो चेक उसने डाला है वो वैलिडिटी के अंदर होना चाहिए, यानी जो डेट उस चेक पर डाली गई है उसी डेट के भीतर 3 महीने के अंदर आपको वो चेक बैंक में डालना है और उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं होती है अगर वो बाउंस हो जाता है। अगला है, चेक जो दिया गया है वो जो आपने बैंक में डाला है वो चेक किसी भी वजह से वापस आ जाए और आपके अकाउंट में पेमेंट ना हो, तो ऐसी सूरत में चेक कंप्लीटली बाउंस पाना है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि सेक्शन 138 के तहत आपको जिसने आपको चेक दिया है उस चेक वाले को आपको एक लीगल नोटिस इशू करना है और अपनी पेमेंट की डिमांड करनी है। जो पेमेंट के तहत उसने आपको चेक दिया है, जो पेमेंट आपको उससे लेनी है, उस लीगल नोटिस में आपको क्लियर कट ये बताना है कि आपने उससे चेक क्यों लिया या उसने आपको चेक क्यों दिया, किस ऋण को चुकाने के लिए दिया और उसकी पेमेंट के लिए आप उसे 15 दिन का समय देंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कानूनी रूप से 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन का समय ही आपको उसको देना है। 15 दिन जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन से 30 दिन के भीतर आपको कोर्ट में केस करना है यदि वो आपकी पेमेंट 15 दिन के भीतर नहीं करता है। आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 30 दिन का मतलब 30 दिन है, उसमें 1 महीने का टाइम आपको नहीं दिया गया है क्योंकि महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है और 31 का भी होता है। इसलिए आपको 30 दिन निर्धारित किए गए हैं, उन 30 दिन के भीतर ही आपको मुकदमा केस कोर्ट में डालना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा तो एक रिटर्न मीमो वहाँ से अलाउ होगा और वो रिटर्न मीमो से डेट कंफर्म होगी कि इस डेट पर आपका चेक बाउंस हुआ है। तो जिस डेट पर आपका चेक बाउंस हुआ है उस डेट से 30 दिन के भीतर ही आपको लीगल नोटिस भेज देना है।
अगर आप 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं तो उस कंडीशन में चेक आपका इनवैलिड हो जाता है, और अगर उसका कंप्लीट टाइम निकल गया तो फिर आप उसको कैश नहीं करा पाएंगे या फिर दूसरे से पेमेंट नहीं ले पाएंगे। अगली बात इसमें आती है कि अब कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है। तो आप इस फ्लो चार्ट से समझिएगा कि कोर्ट में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले न्यायालय प्रक्रिया के अंतर्गत हम कोर्ट के अंदर एक केस दाखिल करते हैं सेक्शन 138 में। जब मुकदमा दाखिल हो जाता है उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाया जाता है, उसमें सभी चेक्स और दूसरे एविडेंसेस हैं वो लगाए जाते हैं, और सबसे पहले कोर्ट में प्री समनिंग एविडेंस होगा। जी हाँ, प्री समनिंग एविडेंस होगा, यानी कोर्ट में जो हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट जांचेगा, परखेगा, और उसके बाद जो अक्यूज्ड है यानी जिसने आपको चेक दिया है उसको सम्मन्स इशू कर देगा। दोस्तों, सम्मन्स इशू करने के बाद क्या होगा, वो आएगा कोर्ट में, वो सबसे पहले अपनी बेल लेगा, उसके बाद उसमें नोटिस फ्रेम होता है। नोटिस फ्रेम होने के बाद उसके अंदर फिर से एविडेंस होता है, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद उसमें फाइनल आर्गूमेंट होते हैं। फाइनल आर्गूमेंट के बाद उसमें जजमेंट पास हो जाता है, और जैसा मैंने बताया जजमेंट पास होने में उसको 2 साल तक का कारावास हो सकता है, या फिर चेक अमाउंट का डबल तक फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है चेक बाउंस होने की, और उसके बाद जो चीज़ें आपको करनी है वो। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो अक्यूज्ड है यानी जिसने आपको चेक दिया है उसका कोर्ट में कुछ डिफेंस भी रहता है। वो डिफेंसेस क्या हैं आप स्क्रीन पर देखिएगा। मान लीजिए अगर उसने आपको चेक उपहार में दिया है, अगर चेक उपहार में यानी एज ए गिफ्ट चेक दिया गया है तो वो उसका एक वैलिड डिफेंस होता है, और उस कंडीशन में आप उससे पैसे नहीं मांग सकते। दूसरा, जो चेक दिया गया है वो आपको उधार में दिया गया हो, या जैसे किसी भी किसी चीज़ को या किसी ऋण को पे करने के लिए चेक न दिया गया हो, आपको चेक उधार दे दिया गया हो। तीसरा, चेक सुरक्षा या सिक्योरिटी के लिए दिया गया हो, वो किसी भी वैलिड ऋण को चुकाने के लिए न दिया गया हो। तो ये कारण होते हैं, फ्लो चार्ट से आप समझ रहे होंगे। ये उसके डिफेंस होते हैं जो अक्यूज्ड पर्सन होता है, और अक्यूज्ड पर्सन जब कोर्ट में अपना डिफेंस अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर आपका केस खारिज भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली योग्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप अपना मुकदमा करें या फिर जब भी आपका चेक बाउंस होता है तो आपको एक कुशल लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील की तलाश करनी होती है, जो वकील आपका केस को ठीक ढंग से कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगा। ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपको वही वकील साहब करने हैं जो केवल इन मुकदमों को करते हों और इन मुकदमों पर उनकी पकड़ अच्छी हो, ताकि आपके केस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इस वीडियो के माध्यम से ये समझता हूँ कि आप तक चेक बाउंस की पूरी प्रक्रिया पहुँच गई होगी। फिर भी यदि चेक बाउंस से रिलेटेड या इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कमेंट बॉक्स में न लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट मुझे भी व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर भी अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सामग्री है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपकी जानकारी के लिए है। जब भी आप केस करेंगे तो आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह लेने के बाद ही करें। ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दी जाती है। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे निसंदेह कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी इंक्वायरी भी भेज सकते हैं, और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बने रहें हमारे साथ। और आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपके लिए कानूनी ज्ञान आसान हो जाए। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।